ये दिल से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की गई है, मजलिस किसी एक जात, किसी एक धर्म या किसी एक मजहब की पार्टी नहीं है। जो भी पिछड़ा है, जो भी तकलीफ में है, जो भी जरूरतमंद है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मजहब का क्यों ना हो, मजलिस उन तमाम लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। अगर सही मानों में इस मुल्क के अंदर कोई एक सेक्युलर पार्टी जिसे कहा जाए अगर कोई है, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इस मुल्क का मुसलमान सबसे ज्यादा सेक्युलर इसलिए है कि इन 70 सालों के अंदर हमने अपनी कोई जमात नहीं बनाई, हमने अपना कोई ऐसा एक एजेंडा लेकर नहीं चले कि नहीं हम सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे। अगर ऐसा हाल रहता तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कभी कामयाब नहीं होते। इन्होंने हमारे वोट लिए हैं और आज भी लेते हैं, लेकिन जब तुम पर वक्त आता है तो उम्मीद की जाती है, तो किससे उम्मीद की जाती है, किससे उम्मीद रखते हैं? पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे एमपीज होते हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। मेरे पास डैनियल साहब 26 कॉर्पोरेटर्स हमने चुनकर लाए थे, 26। आज 26 नहीं है हमारे पास, आज 21 है। 5 कॉर्पोरेटर्स, रनिंग कॉर्पोरेटर्स, इनको घर के ऊपर भिजाया हूं मैंने, इसलिए घर पे भिजाया हूं। और कोई राजनीतिक पार्टी मुझे बता दीजिएगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि जो अपने सिटिंग कॉर्पोरेटर्स को पार्टी से निकालती है। मैंने 5 कॉर्पोरेटर्स को पार्टी से बर्खास्त किया हूं, इसलिए किया हूं कि लोग जब हमारी बहन अश्विनी लांके को चुन कर देती है तो एक यकीन के साथ कि मेरे सुख दुख के अंदर वो खड़े रहेगी। लेकिन अगर कोई चुनकर आने के बाद अगर कोई उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, आवाम के भरोसे को ठेस पहुंचा रहा है, जो उम्मीदें लगाई है लोगों ने उसके ऊपर खरा नहीं उतर रहा है, तो वो मजलिस में नहीं रह सकता। 5 कॉर्पोरेटर्स को जब मैंने निकाला तो असद साहब ने एक दिन मुझसे पूछा, मियां 5 साल के अंदर कुछ रखेंगे कॉर्पोरेटर्स या सबको भेज देंगे? मैंने असद भाई को एक जवाब दिया, आंकड़े मायने नहीं रखता है। मैं कहा असद भाई, हम ये 21 में अगर वक्त आया तो हम सिर्फ 2 को रखेंगे, और वो 2 को इसलिए रखेंगे कि वो ईमानदार है पब्लिक के साथ। जो ईमानदार नहीं है पब्लिक के साथ, उनका मजलिस से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और यही सोच लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। इलेक्शन आता है, सभी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, अपने अपने एजेंडे लेकर चलती हैं, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि हमारे मुद्दे क्या हैं? कभी सोचा है आपने उन नाम निहाद लीडरों को जिनके साथ आपकी कौम जाती है? उन्होंने कभी पूछा है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, उनके भाषण में सुनिए, उस देवेंद्र फडणवीस से कहते थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, तुम नाइंसाफी कर रहे हैं इनके साथ, तुम सत्ता में है, तुम्हारी हुकूमत है और तुम इन्हें लेकिन रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं, जिसको अदालत ने दिया है। अदालत ने कहा है कि इनको मिलना चाहिए। अचानक सत्ता इनके हाथ में आ जाती है।
गिरगिट भी जब इन्हें देखती है तो शर्मा जाती है कि कितने आसानी से ये रंग बदल देते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनें आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के अंदर हूं। कभी नहीं हुआ, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वक्फ की जमीन गई तो हम उसे दोबारा वापस हासिल कर सकते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर अखिल साहब 6 FIR रजिस्टर हुए हैं। 6 बीड के एक डिप्टी कलेक्टर को अरेस्ट किया गया है। पुणे के एक जमीन का मामला जिसके अंदर 9 करोड़ रुपए जो वक्फ बोर्ड को मिलने चाहिए थे, वो पैसा यहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलके ये पैसा किसी एक प्राइवेट लोगों के अकाउंट में चला जाता है। हमारे सलीमुल्लाह साहब भी वक्फ के ताल्लुक से बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपको सलीम भाई पूरी ताकत के साथ लड़िए, मैं पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़ा रहूंगा। अयाज भाई आप लड़ते रहिए, हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब से सुबह मुलाकात किए, पूरे वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स थे, और उनके पास गए और उनको ये बताया है कि हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ जमीन वक्फ की है, लेकिन सिर्फ कागजों पर है। हकीकत में कहां है जमीन? तो पुणे के कोई धन्ना सेठ ने उसे अपने कब्जे में ले रखा है। औरंगाबाद के किसी बड़े व्यापारी ने चंद पैसे फेंका, वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को खरीदा, वहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को खरीदा और वो जमीन करोड़ों रुपए की अपने कब्जे में ले ली। हम शरद पवार साहब के पास गए और उनको इस बात से आगाह कराया कि सरकारें किसी की भी हो, आप जानबूझकर इस बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन यतीमों की, उन बेवाओं की, उन गरीबों की ये जमीनें हैं जिसके ऊपर आज हम अपनी कौम के स्कूल्स खोलना चाहते हैं। हम समाज के हर तबके के लिए कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, हॉस्टल्स खोलना चाहते हैं, अस्पताल खोलना चाहते हैं। 93,000 एकड़ जमीन की देखभाल करने के लिए कितने लोग काम करते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में। मैं जब पूना के NIBM रोड पे रहता था तो फातिमा नगर जाते वक्त एक जमीन का टुकड़ा है, उसका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो वहां पर जो बिल्डर है उसने एक छोटे से टुकड़े के लिए करीब 80 गार्ड्स लगाया हुआ था, 80 जो 24 घंटे काम करते थे अलग अलग उसके ऊपर, वहां से गुजरते थे। तो एक छोटे से टुकड़े के लिए 80 गार्ड्स लगाया था। 93,000 एकड़ जमीनें हैं हमारी, और वक्फ बोर्ड में पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम कितने लोग करते हैं? तो 23 लोग काम करते हैं, 23 लोग। यानी कि सरकार किसी की भी हो, ये जानबूझकर, क्योंकि ये जमीनें जितनी भी हड़पी गई है, ये किसी के रिश्तेदार है, किसी नेता का भाई है, बेटा है, भांजा है, भतीजा है, चाचा है, मामा है, ये जमीनें ये सब लोगों ने हड़पे हैं। इसीलिए ये 23 के कर्मचारियों के ऊपर काम चला रहे हैं। मैंने पवार साहब से कहा, इतना पैसा हर एक को बांटते हैं, एक पैकेज महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को भी दीजिए। 500 करोड़ रुपए की मांग की है, देखना है कितना देते हैं। और सिर्फ वही बात खत्म नहीं की, हमने ये एक मांग की है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के साथ हमारी मीटिंग लगाई जाए और उसके अंदर जितने भी सरकारी दफ्तर इन वक्फ बोर्डों की जमीनों के ऊपर है, उसका किराया वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। कई 100 करोड़ रुपए का फंड अलग अलग कलेक्टर ऑफिसेस के अंदर जमा है, जो वक्फ की जमीनों से रोड गई है, चाहे वो NHAI की गई हो, जिला परिषद की गई हो, नगर पालिका की गई हो, PWD की गई, उसका कंपेंसेशन का पैसा कलेक्टर के पास जमा है, वो पैसा हमको वापस दिया जाए।
ये हमने मांग लेकर पवार साहब के पास गए। पवार साहब ने बहुत पॉजिटिव उसको लेते हुए उन्होंने भी लेटर लिखा है कि हम एक मीटिंग जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन आगे की बात फैयाज साहब आपके लिए कि हम वहां से महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं दिलीप वळसे पाटील साहब उनके पास गए और उनको हमने ये मांग रखी कि साहब हमने अभी तक 6 FIR हमारे रजिस्टर हो चुके हैं, अलग अलग केसेस के अंदर अरेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन हर केस के अंदर एक बात समझ में आ रही है कि करोड़ों रुपए का यह घोटाला इसलिए हो रहा है कि इसकी बोगस NOC कहीं ना कहीं से इश्यू हो जा रही है। बोगस NOC के नाम के ऊपर बड़ी आसानी के साथ यहाँ के पुणे के चंद लोग 9 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। मुंबई का एक मैटर आया, जामा मस्जिद की जमीन थाने की, बालापुर की, वो जमीन बोगस NOC के नाम के ऊपर अरेस्ट कर दी गई, बेच दी गई। मैंने वहां के थाने के कमिश्नर को फोन किया और मैंने कहा वो वकील जिसने दिया है NOC वो उस्मानाबाद में, उसको अरेस्ट करके लेके आओ, उसको अरेस्ट करके लेके आए। तो हमने आज दिलीप वळसे पाटील साहब को ये कहा है कि हमारा जब वक्फ का कोई मैटर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तो पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि इसके अंदर क्या करना है करके। आप अपने एडिशनल DG को फोन करिए और उनको ये बताइए कि वक्फ का कहीं पर से भी मैटर आया तो उसे संजीदगी से लेते हुए फौरन FIR रजिस्टर किया जाए। दिलीप वळसे पाटील ने हमारे सामने फोन किया एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम राजेंद्र सिंह साहब को और उन्होंने उनसे ये कहा कि आप महाराष्ट्र के पूरे पुलिस स्टेशंस को, पूरे कमिश्नर्स को और पूरे SPs को एक पत्र लिखो और ये कहो कि जहां पर भी वक्फ का मैटर अगर आया किसी पुलिस स्टेशन के अंदर तो फौरन उसका FIR रजिस्टर किया जाए। तो लेटर राजेंद्र सिंह साहब दे रहे हैं और हमने एक मांग की है कि ये 6 केसेस, एक पुलिस स्टेशन के अंदर जब मैटर जाता है तो उसकी इंक्वायरी कोई PSI करता है, कोई PI करता है, लेकिन मामला अगर करोड़ों का है तो क्या होता है उसका अंत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो हमने ये मांग की है कि ये 6 के 6 केसेस को हम क्लब करेंगे और ये 6 के 6 केसेस हम CID को देना चाहते हैं और ये मांग भी हमारी मान ली गई है। बस आप लोग दुआ करिएगा कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को भी मैं हथकड़ियों के अंदर देखना चाहता हूं जिन्होंने ये धंधा किए हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठ जो ये समझते थे कि मेरी जमीन के ऊपर कौन हाथ लगा सकता है, मैंने तो सबको खरीदा है करके, उनकी ये सोच थी कि मेरा क्या होने वाला है, इतने सालों से मैंने तुम्हारी जमीन के ऊपर बैठा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक बात सुन लो, कितने भी बड़े हो तुम्हारे हलक में से निकाल के लाऊंगा वो वक्त की जमीन, और तुम कितने बड़े हैं इसका एहसास तुम्हें दिलाएंगे, क्योंकि तुम अपने बड़ेपन के ऊपर बड़ा घमंड करते हो, गुरूर करते हो, मैं उसके ऊपर यकीन रखता हूं। और अगर अल्लाह का साथ है तो इंशाअल्लाह मैं जिस हम रास्ते के ऊपर जा रहे थे वो कांटों भरा है, बहुत जल्द हमारे इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्द हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते हैं कि वक्फ बोर्ड का मामला है तो हर एक को चोर की नजर से देखा जाता है। ये बदलेगा जब आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर कि हम कैसे कैसे लोगों के ऊपर हाथ डालेंगे करके। पूना के भी कुछ लोग हैं, उनको कहिएगा कि आज की रात से तुम्हें चैन की नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि तुम भी जेल जाने वाले हैं। और इंशाअल्लाह हमने ये भी तय किया है फयाज भाई, सलीम भाई, कि अगली वक्फ बोर्ड की मीटिंग जो रहेगी वो इंशाअल्लाह हम पुणे में लेंगे और सिर्फ चारदीवारी के अंदर बैठ के चर्चा नहीं होगी। जो जमीनों के ऊपर गैरों ने कब्जा किया है उस जमीन के ऊपर हम पर्सनली आएंगे और देखेंगे और उनको बताएंगे और उनको एक पैगाम देंगे कि अब्बा आ गए।
बस आप लोगों से मेरे भाइयों सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन मजलिस को मजबूत करना ये आज वक्त की जरूरत है। और मजलिस इसलिए मजबूत नहीं होगी कि असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा पूना के अंदर होगा, हजारों की तादाद के अंदर भीड़ आएगी भीड़, असद साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए आएंगे, लेकिन लोग मजलिस से उसी वक्त जुड़ेंगे जब यहां पर जमीन पे काम करने वाले हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये तमाम लोगों के बीच रहेंगे, उनके सुख दुख में, उनकी अच्छाई बुराई के अंदर उनके साथ खड़े रहेंगे, तब जाकर हमें कामयाबी मिलेगी। जलसों से कामयाबी नहीं मिलती है। और इसलिए मैं यकीन के साथ ये बात कहता हूं कि 5 साल जब आमदार था तो लोग कहते थे कि एमआईएम का आमदार है, 5 साल क्या करेगा। 5 साल के बाद जब एमपी का इलेक्शन आया, मैं आपको शैलेंद्र भाई, मेरी जीत के अंदर अगर कोई ये कहता है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी चुनकर आया हूं तो इसको सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिए होंगे। मैं अगर चुनकर आया हूं तो मेरे शहर के, चाहे वो मराठा हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, क्रिश्चियंस हो, हर समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया, इसलिए कि उन्होंने देखा कि 5 साल ये आदमी ने हमारे लिए काम किया। कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, कोई मजहब नहीं देखा, अच्छे बुरे वक्त में साथ में खड़ा रहा, तब लोग आकर जुड़े हैं। आप भी ये बात मानेंगे कि आज से कुछ साल पहले जब मजलिस का किसी मोटरसाइकिल के ऊपर स्टिकर भी रहता था तो पुलिस वाले उसे रोकते थे। जो कार्यकर्ता था उसके अंदर एक दहशत की, एक डर था। लेकिन आज जिस तरह से धर्मराज ने कहा है कि मजलिस का नाम जब लेते हैं तो खुद ब खुद वो कुर्सी आगे बढ़ाते हैं कि बैठिए आप मजलिस। ये परिवर्तन, ये बदलाव इसलिए हुआ है मेरे भाइयों कि हम लोगों के बीच गए। आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के ऊपर देखकर हमें बहुत समझ में आता है कि कौन लोग जमीन पे है और कौन सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। जो जमीन पे रहेगा वो मजलिस के साथ रहेगा, जो सोशल मीडिया पे रहेगा वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रहेगा, वो मजलिस के साथ नहीं रहेगा। इसलिए अभी आपके पास ये वक्त है कि दिन और रात एक करो, दिन और रात लोगों के बीच में जाओ कि तुम्हें टिकट मांगने की जरूरत ना हो, तुम्हारे लिए लोग आए और ये कहे कि इसको टिकट दो, ये हमारे बीच में रहता है। ये सोच लेकर आप लोग आगे बढ़ो। इंशाल्लाह और भी मौके आएंगे आप लोगों से मुलाकात करने के। और मेरी ख्वाहिश, जैसे मैंने ये बताया है कि मेरा दिल पूना में बहुत ज़्यादा रहता है, मेरी पूना से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि अखिल भाई, औरंगाबाद में जितने भी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सब ने ठान लिए हैं कि इसको गिराओ कैसा तो भी औरंगाबाद में। पूरे के पूरे वहीं पे डेरा जमाए हुए हैं। आज बड़ी बात नहीं करता हूं, आज ईद मिलाद का दिन है। ये बात सुन लो, तुम पूरी ताकत लगा लो, आवाम मेरे साथ है, तुम्हारी ताकत कामयाब नहीं। यही चीज हम आप लोगों को भी कहना चाहते हैं। छोटे छोटे जो इख्तिलाफ है उसको खत्म करिए। अखिल भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि ओहदा किसी का जिंदगी भर के लिए नहीं रहता है। आज हमने शाहिद शेख को दिए हैं, कल किसी और का नंबर आएगा। आज किसी ओहदे के ऊपर पे बैठा है, कल किसी और का नंबर आएगा। हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, हम कोई ताजमहल की चाह नहीं करते हैं। हमारी नाराजगी किस बात के ऊपर रहती है? वो नाराजगी इस बात के ऊपर रहती है कि ऐसा कार्यक्रम होता है तो ऐसा ये पीछे बैनर लगाया जाता है। मेरी फोटो नहीं डाला
मैं पुराना कार्यकर्ता, मैं लाया मजलिस को। अच्छा, उसकी फोटो ऊपर, मेरी नीचे डाला, मेरी छोटी, उसकी बड़ी है। यही मुद्दों के ऊपर हम खत्म हो जा रहे हैं। मैं पुणे की आवाम को एक बात कहना चाहता हूं, पुणे के जितने भी ख्वाहिशमंद लीडर्स हैं, आप अगर चाहे तो उस होर्डिंग के ऊपर से, उस बैनर के ऊपर से, उस पोस्टर के ऊपर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, इम्तियाज जलील की अगर तस्वीर नहीं डालेंगे तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बैनर पे, होर्डिंग पे और पोस्टर पे नहीं, हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिएगा उसमें, और इंशाअल्लाह एक थी सिर्फ, अगले बार जाते वक्त 1 और 1 11 का हिसाब तो करके ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।